बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली आपका प्रोटेस्ट दर्ज हो गया। अब मुझे अपनी संवैधानिक दायित्व को पूरा करने दीजिए। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में अभी सदन शुरू होगा, वहां आप पढ़िएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। आपका सेशन राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं ने जमकर हो हंगामा किया। विपक्ष के कुछ नेताओं ने हाथों में हथकड़ी पहनकर अपना विरोध दर्ज किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने नौकरी और रोजगार को लेकर जबरदस्त ऐलान किया। बिहार सरकार का कहना था कि हमने सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि जितना हमने कहा था उससे कहीं ज़्यादा दिया। क्या कुछ हुआ आज बिहार विधानसभा और विधान परिषद में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अशोक मिश्रा सर से और पूछेंगे कि आखिर विपक्ष ने हंगामा क्यों किया और सरकार ने उन कौन सी उपलब्धियों को गिनाया जो वह चुनावी साल में दावे कर रही है। सर, आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दिखता है कि विपक्ष के नेता विरोध नहीं करते, लेकिन आज तमाम आरजेडी के या वामपंथी दल के नेताओं ने विरोध किया। आखिर इस हो हंगामे का कारण क्या था? बिल्कुल, देखिए, कोई ये राज्य का मसला नहीं था, कोई स्थानीय मसला नहीं था जिसको लेकर के विपक्षी सदस्यों को हंगामा करने की ज़रूरत थी। तो आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में, जो कि अमूमन होता है कि संयुक्त अधिवेशन को महामहिम राज्यपाल संबोधित करते हैं, और आज वही हुआ। महामहिम राज्यपाल जब सदन को संबोधित कर रहे थे तो भाकपा माले के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों ने हाथ में हथकड़ी पहन करके सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और उनका आरोप था कि अमेरिका में जो भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा है या भारत से अमेरिका से जो भारतीयों को भेजा जा रहा है, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके उनको एक तरह से पशु की तरह भेजा जा रहा है, जिसके विरोध में उन्होंने नारेबाजी की और इसे बंद करने की मांग की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो आप कह सकते हैं कि हंगामे की शुरुआत के साथ ही विधानमंडल का संयुक्त सत्र शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन जो देखने को मिलता है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान
राज्य सरकार की उपलब्धियों को राज्यपाल पढ़ते हैं और विपक्ष के द्वारा बाद में इसका प्रतिक्रिया किया जाता है या इसका जवाब दिया जाता है। लेकिन आज ये जमकर हंगामा हुआ और इससे साफ जाहिर है कि ये जो चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने है और कहीं न कहीं विपक्षी सदस्यों की यह मंशा है कि वो सरकार को किसी भी कीमत पर घेरेंगे और आज इसकी शुरुआत हुई। फिर जब राज्य सरकार ने 2 सवाल आपने पूछा है, जो फिर राज्य सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई है। कौन सी उपलब्धियां जब खासकर नौकरी और रोजगार राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, हालांकि राज्यपाल ने संक्षिप्त अभिभाषण पढ़ा है, लेकिन इसमें नीतीश सरकार के 2005 से लेकर के 2025 तक की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाई गई है और बताया गया कि पहले 2005 के पहले यानी कि 2004 तक बिहार में कैसा शासन था, कैसी व्यवस्था थी और राज्य की माली हालत कैसी थी। इस पर राज्यपाल ने पूरी तरह से विस्तृत रूप से बात बताई है कि किस तरह से नीतीश की जो सरकार आई उसने बिहार के विकास के लिए, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, फिर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से काम किए हैं, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की गई। फिर राज्य सरकार ने ये दावा किया कि 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं और आगे भी दिए जाएंगे। और इसके लिए राज्य सरकार ने अभी तक जो वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, उसमें से 9,34,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। और जो इस साल तक मतलब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक लगभग 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और जहां तक रोज़गार देने की बात है तो 20 लाख लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है, लेकिन उसको बढ़ा करके 34 लाख किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार ने एक तरह से कहिए कि अपना भानुमति का पिटारा खोल दिया है, युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलने की घोषणा की है। इससे साफ है कि सरकार यह मान चुकी है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के अगर हम घोषणाएं करते हैं तो इसका लाभ हमको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। और यही वजह है कि रोजगार और नौकरी दोनों को लेकर के राज्य सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। फिर विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई तो आरजेडी के सदस्यों में भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के सदस्य हैं, उन लोगों ने हंगामा किया और उनका आरोप था कि आरजेडी के जिन सदस्यों ने पाला बदला है उस पर अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं दिया है, उनको विपक्ष की बेंच में भेजा जाए, यानी कि आरजेडी के बेंच में भेजा जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष और भाई वीरेंद्र के बीच में नोक-झोंक हुई और विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी बातों पर असंतोष जाहिर किया और एक तरह से भी भाई वीरेंद्र को डांटा भी। लेकिन इसके बावजूद भी भाई वीरेंद्र नहीं माने और विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। तो ये आप कह सकते हैं कि सदन की जो आज कार्यवाही शुरू हुई है उस कार्यवाही में यह देखने को मिला है कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। और ये विपक्षी सदस्यों के निलंबन का जो मामला है वो मामला भी आरजेडी उठाएगी और कहेगी कि जो उनके सदस्य हैं दल बदल कानून के तहत, जैसे चेतन आनंद है, प्रहलाद यादव हैं, इन सबको जो है सुनीता कुमारी, इन सबको जो लोग सरकार बदलने के दौरान पाला बदले हाँ, तो इसलिए उनका सदस्यता समाप्त की जाए और इसको लेकर के भी हंगामा होने की संभावना है। यानी कि आने वाले दिनों में सरकार का संकट बढ़ाने के लिए विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार भी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। आज राज्यपाल के अभिभाषण के तहत जिस तरह से नौकरी और रोजगार का पिटारा खोलने का ऐलान किया है उससे साफ है कि इस सत्र के दौरान कई और बड़ी घोषणाएं राज्य सरकार कर सकती है। सर, आपने कहा कि इस सत्र के दौरान और कुछ घोषणाएं कर सकती है, यह चुनाव को ध्यान में रखकर है या नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय पार्ट 2 है ये उन्हीं में से शामिल होगी? नहीं, उससे अतिरिक्त होगी। पार्ट 2 में जो नीतीश ने घोषणा की थी उसमें से सरकार का दावा है कि अधिकांश घोषणाएं पूरी हो चुकी है। जैसे हर घर नल जल योजना, हर घर बिजली योजना, हर टोले को सड़क से जोड़ने की योजना, इन सारी योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। अब बचा है कि हर खेत को पानी, उसमें भी राज्य सरकार कहेगी कि कुछ खेतों में पानी पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी और वो काम करने बाकी हैं। अब जिस तरह से आ रहा है, आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो सरकार थी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरह की घोषणाएं की गई, किस तरह के वायदे किए गए। अरविंद केजरीवाल ने 2000 कहा तो बीजेपी ने 2500 कर दिया। बिजली पानी फ्री देने की बात कही। बिहार में भी वही आपने देखा है, तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना का ऐलान कर दिया है। हाँ, बिजली पानी सड़क के फ्री देने की बात कर रहे हैं। उसके पहले आपने देखा
कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोरेन कौन ने कौन से भी किया था। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव के बहाने ही सही, चूँकि प्रधानमंत्री आए थे भागलपुर और उन्होंने एक बटन दबाया और किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। हो सकता है बिल्ली के भाग से छीका टूटे। बिहार में हालांकि ऐसी परंपरा नहीं रही है कि यहाँ आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव में सरकार की ओर से ऐसा ऐलान किया जा हो सकता है। आज तक नहीं हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है कि ये ऐलान राज्य सरकार करे। बजट में क्या प्रावधान करती है या फिर मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से जब जवाब देंगे तब उसमें वो मेंशन करते हैं। तेजस्वी यादव जब बजट पर बोलेंगे तो वो सरकार से क्या डिमांड करेंगे और उनकी क्या योजना है उसकी घोषणा करेंगे। यानी कि इस सत्र के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने तो है ही, सबसे बड़ी बात है कि घोषणाओं का जो भी पिटारा खुलेगा। आज तो पहला आपने देख लिया, पहली घोषणा तो राज्य सरकार ने कर दी है। अब इस घोषणा के का काट करने के लिए, इस घोषणा के बदले विपक्ष की क्या योजना है, इस पर भी विपक्ष अपना ब्लूप्रिंट हमको लगता है कि कहीं न कहीं वो दिखाए, वो श्वेत पत्र जारी करे। वो हो सकता है कि सरकार की विफलताओं को भी दिखाए और फिर वो क्या करना चाहती है वो भी अपनी बात करें तेजस्वी यादव। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस बार हंगामा तो होना तय है, लेकिन इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष को घेरने की जो दोनों पक्षों की कोशिश है वो कोशिश भी दिखेगी। जी सर, आज सदन का पहला दिन था और वित्त मंत्री ने एक डाटा भी जारी किया है। आखिर उस डाटे के क्या मायने हैं, क्या कुछ है उस रिपोर्ट में? देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया है और उसमें ये दिखाया गया है कि राज्य सरकार की जो आर्थिक प्रगति है वो निरंतर जारी है। विकास में की गति जो है वो जारी है और राज्य सरकार का बजटीय आकार बढ़ा है। ये कहा गया है कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इन सारी बातों की चर्चा उसमें की गई है। लेकिन इसमें एक बात और देखी गई है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 1% विकास दर में कमी आई है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि इसको देखेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना के बाद बिहार ही है जो इसका विकास दर सबसे अधिक है देश में। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत होने का दावा किया है और ये अगर विकास की गति को और तेज़ करना है तो स्वाभाविक है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और बिहार में, तो दोनों मिल करके ये चुनावी वर्ष में कहीं न कहीं उस गति को तेज़ करने की कोशिश करेंगे और इसका असर दिखेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि विकास दर को लेकर के राज्य सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है और आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसको बेहतर बतलाया है। जी सर, केंद्रीय बजट के दौरान हमने देखा था कि इस बार बिहार को काफ़ी तोहफे मिले हैं, तो राज्यपाल के अभिभाषण में या वित्त मंत्री की ओर से उन बातों या उन उपलब्धियों को भी गिनाया गया? हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार की उपलब्धियों के अलावे केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को मदद किया जा रहा है उसका भी उल्लेख किया गया है। और उसमें अभी आपने देखा कि मखाना बोर्ड का जो गठन, फिर पूर्णिया एयरपोर्ट का विकास है, पटना IIT है, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है राजगीर और भागलपुर में तीन नए एयरपोर्ट बिल्कुल उन सारी चीज़ों की चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में है। यानी कि राज्य सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के बिहार की में विकास की रफ्तार को और तेज़ कर रही है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों और केंद्र सरकार के द्वारा जो बिहार को सहयोग किया जा रहा है, आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, उसकी भी चर्चा महामहिम के अभिभाषण में है। और फिर राज्य सरकार की जो उपलब्धि है वह तो है ही। जी सर, चलते चलते एक और सवाल। आपने कहा कि आज विपक्ष के नेताओं ने हाथों में हथकड़ी लगाकर विरोध किया, जिसमें एक मुद्दा ये भी था, भाई वीरेंद्र का आपने बताया कि उनका कहना था कि जिन सदस्यों ने दल बदल किया उस पर फैसले हो। अगर इस बजट सेशन के अंदर भी उस पर फैसले नहीं होते और चुनावी साल है, चुनाव होना है, तो उन सदस्यों पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? ये डायरेक्ट चुनाव में जाएंगे? डायरेक्ट चुनाव में जाएंगे और यही टालने, अगर इस बजट सत्र में वो टल जाता है तब तो फिर एक और सत्र होना है, वो तो संक्षिप्त 3-4 दिन का होगा। और विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार बनता है, भले ये मामला न्यायालय में भी गया है, जाएगा भी, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उस पर विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है कि इसकी जांच के लिए वो कहेंगे कि इसकी जांच की जा रही है, वो जो विपक्ष का आरोप है उसकी जांच की जा रही है। फिर दोनों तरफ के लोगों को बुला करके फिर वो बात करेंगे, पूछेंगे आपने क्यों पाला बदला, इनसे पूछा जाएगा इन पर क्या कर, समय बीत चुका होगा। और ये भी है कि अब RJD ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, उसको चाहिए था तत्काल कार्रवाई करने के लिए। अगर मान लीजिए उस समय जिस समय इन सदस्यों ने पाला बदला उसी समय RJD पहले उस पर फैसला कराती, जो उस समय नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और
अवध बिहारी चौधरी को हटाया गया था, वो हटाने से पहले अगर उस पर चर्चा होती, यानी कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि आरजेडी की भी मंशा थी कि इन लोगों की सदस्यता रद्द ना हो। नहीं, मंशा नहीं थी, आरजेडी ने ये कल्पना नहीं की थी और आरजेडी नेतृत्व ने ये समझा नहीं था, और वो जब तक वो समझा तब तक में काफ़ी देर हो चुकी। नंदकिशोर यादव जब विधानसभा के अध्यक्ष बन गए और जब सत्ता पक्ष में वो विपक्षी विधायक आ गए, तब तो ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार बनता है ना, तब तो अब अवध बिहारी चौधरी तो रहे नहीं। पुराने विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ही ये फैसला उनको बिल्कुल करवा लेना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। मैं तो उसी समय अगर विपक्ष को ये जानकारी मिली तो उसी समय वोटिंग करवा लेता। उस समय वोटिंग नहीं हुआ जिसके चलते ये स्थिति पैदा हुई। अगर उसी समय वोटिंग होता तो वो सदस्य तो आते ही, वो सदस्य अगर सदन में आते हो तो सत्ता पक्ष में नहीं जाते, बेंच में नहीं जाते। सत्ता बेंच में जाते तो विधानसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं करवाते, तब उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा करते। तो बहुत सारी की मतलब संसदीय और संवैधानिक प्रावधान हैं जिस पर कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन मेरी समझ है कि उस समय शायद आरजेडी की तरफ से तुरंत एक्शन नहीं हुआ, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनके जो बागी सदस्य हैं वो अभी तक महफूज हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव तक महफूज उनका बाल बांका नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के हैं, उनके विरोधी हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष तो दोनों पक्ष का होता है, सत्ता और विपक्ष दोनों का, लेकिन कथनी और करनी में कुछ तो अंतर आ ही जाता है, तो वो है। और दूसरी बात है कि विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को लेकर के जो तेवर अपनाना चाहिए था वो पिछले सदन के दौरान भी नहीं पाए। अगर उसी को लेकर के अगर अनिश्चित काल के लिए वो विधानसभा का बायकॉट करें तो फिर ये मामला दूसरा रंग ले लेगा। तो आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने। छोटा सा सवाल, 3 को बजट पेश होना है, वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। जब आज इतना हंगामा हुआ तो क्या कुछ लगता है उस दिन शांति रहेगी या जमकर हंगामा? नहीं, अमूमन बजट के दिन हंगामा नहीं होता है। आपने देखा है बजट जिसमें सरकार पेश करती है तो वो उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उसे सुनता है। बजट के समय में हंगामा नहीं होता। हंगामा हाँ प्रश्न आवर में होगा, चूँकि बजट तो सेकेंड हाफ में पेश होगा ना, तो सोमवार को जब कार्यवाही शुरू होगी तो प्रश्नोत्तर काल जब है, प्रश्न काल के समय में हंगामा होने की संभावना हो सकती है। जी, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अशोक मिश्रा सर, जो हमें आज बिहार विधान मंडल में बजट सत्र के पहले दिन जो कुछ हुआ उसे डिटेल में बता रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से बिहार सरकार ने नौकरी और रोजगार को लेकर ज़बरदस्त ऐलान किया है। भले आप इसे चुनावी मोड में नीतीश सरकार की एक्टिविटी कहें या कुछ और। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।